मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है प्रज्ञा प्रवाह चैनल में। हमारी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस समय कोरोना महामारी के समय में जो सबसे सटीक वाक्य है वह है सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोग हों। और निरोग होने के लिए आवश्यक है कि हम इस समय जो बाधाएं हैं, एक तरह से प्रलय की स्थिति है, इस पर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हमें इस महामारी के समय में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और कदम मिलाकर के चलना होगा। इस धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इस संक्षिप्त वार्ता के पश्चात, आत्मीय संबोधन के पश्चात, हम जो हमारे प्रज्ञा प्रवाह की जो श्रृंखला शुरू हुई है पॉलिटी की, उसमें हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने चर्चा की और आर्टिकल 52 से 62 तक में, और उसी में एक था राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस पर हमने कहा था कि इस पर निश्चित रूप से एक विस्तृत लेक्चर की आवश्यकता है, अलग से एक वीडियो की आवश्यकता है। तमाम प्रतियोगी बंधुओं ने इस पर मांग की थी और उसी के तहत हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे इस लेक्चर के जो आयाम होंगे, जो डायमेंशंस होंगे, उसमें सबसे पहले कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है, क्यों किया जाता है और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं वह लोकसभा में या राज्यसभा में, और फिर इनमें वो जो आवश्यक बहुमत है उसके द्वारा पारित होने के पश्चात किस प्रकार से ये चीज़ें संपादित की जाती हैं, महाभियोग की प्रक्रिया, इस पर चर्चा होगी। और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी हम इस पर बात करेंगे कि पूछ लिया जाता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, इन दोनों राष्ट्रपतियों में जो महाभियोग की प्रक्रिया है उनमें क्या अंतर है। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो हमारा मूल लेक्चर है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, क्या होता है और क्यों, कैसे होता है। हमने पहले ही कहा था कि हमारे पॉलिटी से अधिक विज्ञान है और पूरी तरह से कथन, ये जो प्रक्रिया है क्यों, कैसे, किस प्रकार से चलती है विज्ञान की तरह। तो यहाँ पर अब आते हैं कि किस पे है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में कहाँ है। तो जो प्रक्रिया है निश्चित रूप से वह 61 में है, लेकिन जो उल्लेख है इसका वह 56 में सबसे पहले है। 56 में कहा गया है, फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, अब अगर वह संविधान का उल्लंघन करते हैं तो ही रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, वह हटा दिए जाएंगे। देखिए, जब हमने 56 में कार्यकाल की चर्चा कर ली, टर्म की चर्चा कर ली, तो जिसमें टर्म तय कर दिया गया है कि वह कितने साल रहेंगे, उसी में निश्चित रूप से यह भी रहेगा कि उसी हटाने की प्रक्रिया में, मतलब रहने की प्रक्रिया में ही हटना भी समाहित है, वह भी सम्मिलित है। तो इसलिए इस पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी असावधानी के कारण, लापरवाही के कारण यह प्रश्न गलत हो जाता है कि जैसे ही पूछा कि राष्ट्रपति को हटाने का उल्लेख कहाँ है, तो लोग सीधे सीधे जल्दी में, हड़बड़ी में 61 लगा देते हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 56B। ठीक है, अब क्यों हटाया जाता है। ठीक है, इसका नाम है महाभियोग। सोचिए कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये क्या है, महामहिम है, महामहिम कहा जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम नागरिक। जब महामहिम है
तो इनके साथ जो अभियोग होगा वो भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, वो भी क्या होगा, महा ही होगा, महा अभियोग। ठीक है, अभियोग क्या है, बहुत बड़ा अभियोग है। बहुत बड़ा अभियोग क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वह संविधान सम्मत है, संविधान के अनुसार चलती है। भारत में जो सबसे बड़ा स्रोत है शक्तियों का, तो कभी कहा जाता है प्रधानमंत्री बड़ा है, राष्ट्रपति बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बड़े हैं, लेकिन वस्तुतः इन सब में सबसे बड़ा कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के संरक्षक के रूप में देखिए क्यों लगाया जाता है, इसका कारण क्या है, इसलिए लगाया जाता है, वो शपथ लेते हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी शपथ राष्ट्रपति लेते हैं कि आर्टिकल 60 में कि वह भारत के संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और रक्षा करेंगे। यह उनकी प्रतिज्ञा है। आप प्रतिज्ञा का कितना महत्व होता है आप महाभारत काल में देख सकते हैं। भीष्म जैसे पात्र हैं, कर्ण जैसे पात्र हैं, अर्जुन जैसे पात्र हैं, जिन्होंने प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली, फिर उसको हमको पूरा ही करना है, और इसी से भीष्म प्रतिज्ञा बन गई। ठीक है, प्रतिज्ञा की पर्यायवाची बन गई, या प्रतिज्ञा का एक प्रतीक बन गया, सिंबल। तो यह इसकी ओथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। अब जैसे आपने किसी सामान्य रूप से कहा जाता है कि आपने वादा किया है, तो अगर कोई व्यक्ति वादा खिलाफी करता है तो वह हे दृष्टि से देखा जाता है, सही नहीं माना जाता है। लेकिन जो प्रथम नागरिक है, अगर वह वादा खिलाफी करेगा तो निश्चित रूप से यह अभियोग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बहुत बड़ा अभियोग होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, महाभियोग। ठीक है, महाभियोग क्यों, किस लिए लगाया जाता है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते तो ठीक है, लेकिन उन्होंने इसकी रक्षा की शपथ ली थी और फिर उसी को वायलेट कर गए। मतलब साधारण भाषा में कहें कि हम जो कहते हैं रक्षक ही भक्षक बन गया। जिसने रक्षा की बात की थी वही संविधान को निगलने लगा, वही संविधान को खाने लगा। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो निश्चित रूप से वह ऑफिस को होल्ड करने के योग्य नहीं है। ही मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, उसे उस ऑफिस से जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जाना पड़ेगा। कैसे तय होगा कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है? हाउ वी नो दैट ही हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ही हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी एक प्रोसेस है। उसी प्रोसेस का उल्लेख किसमें है? 61 में है। ठीक है, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाई आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो चार्ज है, किस बात का चार्ज है? कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है। यह कहाँ शुरू होगा? किस हाउस में शुरू होगा? इसके लिए कोई निश्चित हाउस नहीं निर्धारित किया गया है। किसी भी सदन को, चाहे वो पब्लिक हाउस हो, चाहे राज्यसभा हो, कहीं पर भी अपर हाउस हो या पब्लिक हाउस हो, कहीं पर भी यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए दो महत्वपूर्ण कंडीशंस हैं। देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि वहाँ पर उस हाउस के 1/4 1/4 मेंबर क्या है? राइटिंग साइंड, लिखित रूप में यह देंगे, लिखित रूप में यह रिजोल्यूशन रखेंगे, यह संकल्प रखेंगे कि यह संविधान का उल्लंघन महामहिम के द्वारा किया गया है। ठीक है, 1/4 हो गया। और 1/4 के साथ साथ आप यह भी देखिए, 1/4 को अगर आप इसको हम कर दें ऐसे, तो क्या हो जाता है? 14 हो जाता है। 14 दिन के पूर्व क्या करेंगे? राष्ट्रपति को यह भेज देंगे कि यू हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने संविधान का उल्लंघन किया। इसकी नोटिस उनके पास चली जाएगी। ठीक है, यह काम हो गया। अब 14 दिन बीत गए। 14 दिन के पश्चात फिर क्या होगा? इस पर चर्चा होगी।
जिस भी सदन में रखा गया है, लिखा हुआ है वेयर एक्ट में, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इट मस्ट बी पब्लिक हाउस, इट मस्ट बी अपर हाउस, कुछ भी हो सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में, जहां पर भी हम रखना चाहें उसको रख सकते हैं। ठीक है, रख दिया गया। और इस पर फिर रखने के बाद क्या होता है कि वो क्या है, हमने पहले बताया महामहिम है, तो महामहिम के लिए साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं होगा, बल्कि कैसे होगा, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब स्पष्ट रूप से समझिए कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, इस पर थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है कि उपस्थित सदस्यों का बहुमत, कुछ पुस्तकों में इस प्रकार से नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर वेयर एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखे गए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, मतलब जो कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए। नॉट लेस देन मतलब कम नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो या तो अधिक हो। ठीक है, तो इस संकल्प या इसके द्वारा वहां पर मतदान होगा, वोटिंग होगी, और 2/3 या 2/3 से अधिक लोग जब उस जो प्रपोजल रिजोल्यूशन 1/4 के द्वारा लाया गया था वह पारित हो जाएगा। ठीक है, ये पहली प्रक्रिया पूरी हो गई। तो फिर अब यह अगले सदन में जाएगा। अगर लोकसभा में पारित हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित हुआ है तो लोकसभा में जाएगा। अब वहां जाने के पश्चात क्या होगा, क्या फिर से संकल्प लाया जाएगा 1/4 का और 14 दिन की नोटिस दी जाएगी? नहीं, वहां पर चूंकि यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो इसको दोहराया नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार से समझिए कि जैसे आपने प्रश्न में कोई चीज अपने उत्तर में मुख्य परीक्षा में कोई चीज लिख दी है तो बार बार उसको दोहराएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है, रिपीटेशन हो जाएगा, बल्कि इसको लॉजिक की भाषा में पुनरुक्ति दोष भी कहते हैं। ठीक है, तो पुनरुक्ति दोष ना हो, पुनरुक्ति, फिर से हम उसी को ना करें। इसके लिए इस फैलसी से बचने के लिए वहां पर फिर क्या किया जाएगा, अगली प्रक्रिया शुरू होगी। अगली प्रक्रिया क्या शुरू होगी, वहां पर तो संकल्प पारित किया गया, तो जो संकल्प पारित हो गया, रेजोल्यूशन पास हो गया, उस पर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, अन्वेषण होगा, खोज होगी। और जानते हैं कि अन्वेषण की प्रक्रिया जो है यह डबल डायमेंशन है, जिसके विरुद्ध लगाया गया है अभियोग उसको भी मौका दिया जाता है। अब यह न्याय की प्रक्रिया होती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कसाब जैसे दुर्दांत आतंकवादी के लिए भी न्यायालय के दरवाजे खोले गए, उसे सुनवाई का अवसर दिया गया और यहाँ के वकील उसके फेवर में बहस करने के लिए खड़े हुए। यह इट इज द प्रोसेस ऑफ जुडिशियरी। तो यहाँ पर आप किसी के विरुद्ध अगर अभियोग लगा रहे हैं तो उसका पक्ष भी सुनेंगे। अगर ऐसा नहीं सुनते हैं तो संपूर्ण रूप से न्याय नहीं होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय या तो स्वयं आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है, या तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। इसी में 60 जो प्रोसेस है 61 में इसमें लिखा है कि क्या लिखा है कि to appear and to be represented the president shall have the right to appear and to represented shall have the right। उनके पास राइट होता है, उनके पास ये अधिकार है कि वह स्वयं आए, अथवा अगर नहीं आना चाहते हैं तो अपने प्रतिनिधि को भेज करके भी he can put his facts, वो अपने तथ्य को, अपने पक्ष को वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, अब यह हो गया, उन्होंने अपने तथ्यों को रखा, अपनी बात को रखा। अगर उनकी बात मान ली गई कि नहीं, जो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए गए हैं वह सही नहीं है, वह वस्तुतः ठीक नहीं है, वायलेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन की बात की जा रही है वह सही नहीं, वह तथ्य सही नहीं पाया गया, तो वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पक्ष रखने के बावजूद, इन्वेस्टिगेशन के बावजूद, मतलब अन्वेषण एक तो खुद उन्होंने किया, दूसरे सदन ने, हो सकता है कि राष्ट्रपति को आना ही नहीं पड़े, वो अपना अन्वेषण कर लें, लेकिन यहाँ पर राइट है, अन्वेषण कर लिया और अन्वेषण में यह पाया गया कि पहले सदन ने जो आरोप लगाया था संविधान के उल्लंघन का, वह आरोप सही नहीं है, तो वहीं पर वो समाप्त हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति भी आएंगे, अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे, वहाँ पर भी ये चीज़ हो जाती है कि नहीं, जो
उनके ऊपर संविधान के उल्लंघन का आरोप है वह सही नहीं है, तो वहीं पर वह प्रक्रिया रुक जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, पहले सदन ने जो संकल्प पारित कर दिया है वह दूसरे सदन की खोज में, छानबीन में, अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में सही पाया जाता है, तो फिर क्या होगा? केवल सही पाए जाने से कहते नहीं सही पाया गया, सही पाया जाना ही पर्याप्त नहीं है। यहां पर भी वही टोटल नंबर जो है उसका 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी से यहां पर भी वह पारित होना चाहिए। और जैसे ही यह पारित हो गया, जिस तिथि को पारित हो गया उसी तिथि को महामहिम नहीं रह जाएंगे, वह वहां से रिमूव्ड कर दिए जाएंगे, वो वहां से हटा दिए जाएंगे। अब यहाँ पर फिर हम 56 में आते हैं कि 56 में जो कार्यकाल है उसमें कार्यकाल में 3 चीजें हैं। एक कि वह स्वयं रिजाइन दे दे, दूसरा महामारी किसी या दुर्घटना या किसी कारण से मृत्यु हो जाए, और तीसरा उन्हें हटाया भी जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? बिकॉज ही हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। तो जैसे ही संविधान का उल्लंघन प्रूव हो जाता है, वो वहाँ से उसी तिथि से वह पद छोड़ देते हैं। और 61 के साथ ही फिर क्या है, 62 भी है। 62 क्या कहता है? पद छोड़ देंगे तो क्या सिंहासन खाली रहेगा राष्ट्रपति का? नहीं खाली रहेगा। वहाँ पर जो उनके पास में है, आप समाज उपसर्ग पढ़ते हैं, उप माने पास होता है, तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पास रहता है वो आकर के बैठ जाता है कुर्सी पर और वह राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करता है। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो यह परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह उस पर रहेंगे, और उसके बाद वो भी ना हो तो जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश है, जिस प्रकार से शपथ की प्रक्रिया वो रहते हैं। ठीक है, यह आपने समझ लिया। अब इसमें 2-3 चीजें और समझनी है जो पूछी जाती हैं। एक यह कि जो इसमें इम्पीचमेंट में भाग लेते हैं, क्या वह वही लोग होते हैं जो उसका चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का? नहीं, इसका उत्तर नकारात्मक है, इसका उत्तर निगेटिव है। उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं केवल वही भाग लेते हैं चुनाव में। लेकिन यहाँ पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ मेंबर्स पार्टिसिपेट, दोनों लोग भाग लेते हैं। एक फिर कौन भाग नहीं लेते हैं? जो इलेक्शन में भाग लिए थे उसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य हैं, जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, भविष्य में अब ये जम्मू कश्मीर में भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो वहाँ के भी, तो वो लोग भी जो है अब उसमें भाग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, यह क्लियर हो गया। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, आप स्वयं विचार करिए। इसके पीछे लॉजिक यह है कि जो राष्ट्रपति है वह आर्टिकल 79 के तहत संसद का अंग होता है। आर्टिकल 79 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो संसद के अंग हैं उसमें अपर हाउस है, पब्लिक हाउस है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति, इनसे मिलकर के संसद बनती है। तो जिनसे मिलकर, जैसे हमारा अंग जो है, हमारे अंग के संदर्भ में अगर कोई दिक्कत है तो हम स्वयं अपने अंग सही करेंगे, तो राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग होता है, तो संसद ही उसको सही करती है कि भैया आपने काम सही ढंग से नहीं किया है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट हैव राइट टू होल्ड दैट ऑफिस। ठीक है, यह क्लियर हो गया। अब एक चीज और पूछी जा सकती है या पूछी जाती है कि यह जो महाभियोग की प्रक्रिया है, प्रश्न पूछा जाता है, यह क्या है? न्यायिक है कि अर्ध न्यायिक है कि गैर न्यायिक है? जुडिशरी, नॉन जुडिशरी और सेमी जुडिशरी? देन योर आंसर विल बी इट इज सेमी जुडिशरी। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे हमने शुरू में इंडिकेट किया था कि जो भारत का राष्ट्रपति है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ का जो राष्ट्रपति है, और जो विश्व का सबसे पुराना और शक्तिशाली लोकतंत्र है अमेरिका का, वहाँ का जो राष्ट्रपति है, उन दोनों में क्या अंतर है? तो यह समझ लीजिए कि हमारे यहाँ जो महाभियोग की प्रक्रिया है, साधारण से प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ से, किस संविधान से ली गई है? तो आप जानते हैं कि अमेरिका से ली गई है। भले ही हमारे यह जो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने भले वहाँ से लिया है लेकिन हमने हूबहू नहीं उतारा है। हमारे भारतीय संविधान की, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि जो
हमने चीज़ों को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी संरचना के अनुसार ढाला है। ठीक यहाँ पर भी यही महाभियोग के संदर्भ में भी यही चीज़ की गई है। अब देखिए हम 3-4 अंतर को उसमें कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले जैसे हम वही से शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है उस पर जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है वह किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी 2 सदन है, एक सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे यहाँ पे लोकसभा है, और दूसरा सदन क्या है, सीनेट है। ठीक है, जिसको हम राज्यसभा के रूप में आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, लेकिन वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही शुरू होगी। एक बात। दूसरी बात कि जो उल्लंघन का, जो महाभियोग का जो आधार है, बेस ऑफ इम्पीचमेंट है, हमारे यहाँ क्या है, केवल और केवल एक है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में देशद्रोह या राजद्रोह या उन्होंने भ्रष्टाचार में संलिप्तता या मिसकंडक्ट, गंभीर अपराध, सीरियस क्राइम, इस प्रकार की चीज़ें हैं कि अगर उन्होंने, या मिसबिहेव या मिसकंडक्ट, ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके आधार पर वहाँ पर उन पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो आधार के आधार पर डिफरेंसेस हैं। दूसरा जो शुरुआत है, शुरुआत का जो हाउस है, यहाँ पर स्वतंत्रता है, आप किसी भी हाउस से शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहीं से शुरू होगा। फिर प्रोसेस को लेकर के, प्रोसेस में है, हमने देखा कि 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस शुड बी पास द रेजोल्यूशन, उनको पास करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं। वहाँ पर एक भी मेंबर, हाउस का एक भी मेंबर चाहे तो इसको वहाँ पर प्रस्ताव को रख सकता है, सूचना उचना की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद फिर अगला है कि यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए अगले हाउस में ले जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है, केवल साधारण बहुमत की। साधारण बहुमत का मतलब जो सदस्य संख्या है, जैसे वहाँ पर 100 है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में या उसमें जैसे सीनेट में, तो उसमें क्या हो जाएगा, आधा। ठीक है, आधे से एक अधिक के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा पारित हो जाना चाहिए। फिर अब वो अगले चरण में जाता है, तो अगले चरण में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि हमारे यहाँ उस प्रक्रिया का जो निर्धारण होता है, जो सदन के सभापति रहते हैं वही करते हैं, लेकिन वहाँ पर जुडिशरी इन्वॉल्व हो जाती है। जुडिशरी इन्वॉल्व हो जाती है। जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो प्रधान न्यायाधीश हैं, वो उस कमेटी को हेड करते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है, हमारे यहाँ नहीं है। और निश्चित रूप से यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, जो हमने, आप याद करिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस में देखा है, 50-50 में। तो 50-50 का अनुपालन आर्टिकल 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है, वो यहाँ पर दिखता है। यहाँ पर न्यायपालिका का इन्वॉल्वमेंट, जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अमेरिका में वहाँ पर है। अब यहाँ पर जो 2/3 बहुमत है, 2/3 बहुमत यहाँ पर भी है, और इसके आधार पर ये जो समानता है वो यहाँ पर समानता ये देखी जाती है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण अंतर हैं जो आपको मुख्य परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं, और निश्चित रूप से ये प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। और वस्तुतः इसके पीछे अंतर का कारण क्या है? अंतर का कारण यही है कि अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है और हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली के नाते कुछ जो आधार हैं उन आधारों में भिन्नता है। बंधुओं, आपने ये जो हमने अंतर देखा, इस अंतर को आपने समझा, और इससे संबंधित जो हमने तथ्य डाले हैं उनको प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा के दृष्टि से भी दृष्टिगत रखिए। इनको पॉइंट्स में नोट कर लीजिए। ये समझिए कि जो आप कहीं से भी पढ़ लें, आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लें, सुभाष कश्यप पढ़ लें, डी बसु पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, लेकिन ये समझिए कि जो आप लिखेंगे वही परीक्षा हाल में लिख पाएंगे। आपका लिखा हुआ ही आपकी भाग्य रेखा को लिख देता है। इसलिए निश्चित रूप से कागज कलम उठाइए, वहाँ पर लिखिए,
और मोबाइल उठाइए, हमारे इस जो YouTube चैनल है प्रज्ञा प्रवाह का, यहाँ पर भी लिखिए, अपनी बातों को रखिए। ये भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका आप प्रयोग करें। और अगर कहीं कुछ लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो उसके संदर्भ में बात कहें, ठीक है। इस मुहिम को आपके लिए, प्रतियोगी बंधुओं के लिए है। हमारा जो इतने साल का अनुभव है वो मैं आप तक प्रेषित करना चाहता हूँ। मेरा केवल और केवल यही उद्देश्य है कि जो संचित ज्ञान है आप तक पहुँचे, जो प्रज्ञा है वो आप तक प्रवाहित हो। तो इस प्रज्ञा प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुँचाएँ। आप इसके टार्च बियरर्स हैं, इसकी रोशनी को आगे बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत आभार।